साथियों, वेलकम टू सुपर स्टडी जोन ऑनलाइन क्लासेस। दोस्तों, आज हम क्लास 10 मैथ्स एनसीईआरटी के चैप्टर 2 यानी कि बहुपद के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिर बहुपद क्या होता है, उनका नामकरण कैसे किया जाता है और बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ व्यंजक लिखे हुए हैं और अभी हम इनका पदों के आधार पर नामकरण करेंगे और घातों के आधार पर नामकरण करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आप इस व्यंजक को देख रहे हैं, तो इस व्यंजक में पदों की संख्या कितनी है? एक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एक पद। क्या बोलेंगे? एक पद। आप चाहें तो आगे व्यंजक भी लिख सकते हैं, एक पद व्यंजक। इस व्यंजक को देखते हैं तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? दो है, एक दो। तो यहाँ इसको क्या नाम देंगे? द्विपद। उसी प्रकार से यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? एक दो तीन, तो इसे क्या बोलेंगे? त्रिपद। त्रिपद व्यंजक भी कह सकते हैं। यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है? एक दो तीन चार, तो इसे क्या बोलेंगे? चतुर्पद। चतुर्पद। या फिर हम क्या देंगे इसको? बहुपद की श्रेणी में ले लेते हैं, बहुपद। यानी कि तीन पद के आगे जितने भी बहुपद हो जाते हैं, जैसे कि चार पद पांच पद आ जाते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? बहुपद की श्रेणी में ले लेते हैं। मतलब कि एक से ज़्यादा अगर पद होते हैं किसी भी व्यंजक में तो उसे कहते हैं बहुपद। क्या ये बहुपद है? नहीं, इसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये 1 में लिखा हुआ है। जो भी अपान में व्यंजक होते हैं उन्हें हम बहुपद की श्रेणी में नहीं रखते हैं। लेकिन क्या इसे हम बहुपद कह सकते हैं? क्योंकि ये तो अपान में है नहीं। तो आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर √x लिखा हुआ है और √x को क्या ले सकते हैं हम? x की पावर 1/2 प्लस 2। बहुपद का एक शर्त होती है कि बहुपद में x की घात फ्रैक्शन में यानी कि 1/2 3/2 ऐसे नहीं होनी चाहिए। बहुपद की पूर्ण घात होनी चाहिए, या तो 0 या तो 1 2 3 ऐसे कुछ भी हो, बट ऐसे नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ बहुपद की घात नेगेटिव भी नहीं होनी चाहिए, मतलब कि इसमें पावर माइनस में भी नहीं आ सकती। जैसे यहाँ पर इसको अगर हम सही करेंगे तो x की पावर माइनस में आ जाएगी, इसलिए हम इसे बहुपद नहीं कह सकते हैं। और ये भी बहुपद नहीं है, और इस वाले टर्म को भी बहुपद नहीं कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि 1 में जितने भी होते हैं, मतलब अगर कोई व्यंजक अपान में लिखा हुआ है तो उसे हम बहुपद की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि आखिर घातों के आधार पर इनका नामकरण कैसे करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर इस पद में किस चर का प्रयोग किया गया है। तो आप देख सकते हैं इस पद में x चर का प्रयोग किया गया था और इस चर की अधिकतम घात कितनी है? एक है। तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? एक घातीय बहुपद, या फिर इसको रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद। इसमें चर किसका प्रयोग किया गया है? x का। देखिए x की अधिकतम घात कितनी है? अच्छा, ये y इसे हम यहाँ पर एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर x की अधिकतम घात कितनी है? 2 है, और यहाँ पर अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो हमने कहा व्यंजक की अधिकतम घात कितनी है? 2 है। तो इसलिए जो भी अधिकतम घात होती है उसी के आधार पर नामकरण किया जाता है। अधिकतम घात 2, इसलिए क्या बोलेंगे इसको? द्विघात। क्या बोलेंगे? द्विघात बहुपद। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए आपने किस चर का प्रयोग किया? मैंने x का प्रयोग किया है, और x की अधिकतम घात यहाँ पर क्या है? 3 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। ठीक नीचे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी देखिए बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि आखिर पदों के आधार पर कैसे नामकरण किया था। पदों की संख्या गिन लीजिए, उसी के आधार पर हम बहुपद का नाम दे देंगे। और अगर घातों के आधार पर बोल दिया जाए तो हम देखते हैं कि आखिर वो व्यंजक किस वेरिएबल में या फिर किस चर के फॉर्म में लिखा हुआ है, और उस वेरिएबल की जो अधिकतम घात होगी उसे हम क्या बोल देंगे? उस बहुपद के बाद, और उसी के हिसाब से उसका हम नामकरण कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर x की अधिकतम घात क्या थी? 1 थी, तो उसे हम रैखिक बहुपद बोल देंगे। अधिकतम घात 2 है तो द्विघात बहुपद, अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद, अगर 4 होता तो चतुर्घात बहुपद बन जाता। अब सिचुएशन आ जाती है यहाँ पर कि आखिर इनकी घात अधिकतम, मतलब कि इनको हम घातों के आधार पर इनका नामकरण कैसे करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बहुपद नहीं है, मैंने कहा था बहुपद नहीं है। अब चूंकि बहुपद नहीं है तो घातों के आधार पर उनका नाम करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता, अर्थात इन बहुपद का घातों के आधार पर नाम लिखना चाहें तो पॉसिबल नहीं है। चलिए अब देखते हैं आखिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद की घात किसे कहते हैं। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। आई रिपीट, किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने देख लो इस पद में x की अधिकतम घात क्या है? 1, तो हम क्या बोलेंगे? इस व्यंजक की अधिकतम घात कितनी है? 1 है, मतलब डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 1। इसमें देख लें, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है? 2, तो इस व्यंजक की अधिकतम घात कितनी होगी? 2। उसी तरह से इसमें देखेंगे तो इसमें भी देखिए x चर का प्रयोग किया गया है और x की अधिकतम घात कितनी है? 3 है, तो इसे क्या बोलेंगे? इस बहुपद की अधिकतम घात कितनी है? 3 है। चलिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इनको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि इसकी अधिकतम घात कितनी है, क्योंकि ये 1 में लिखे होंगे। देखिए, अच्छा आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि जो भी बहुपद होता है उसकी घात हमेशा या तो 0 हो सकती है, या तो 1 हो सकती है, 2 3 यही हो सकती है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकती है। देखिए मैं यहाँ पर एक व्यंजक लिखा है px, जो कि कुछ इस प्रकार है: ax की पावर n प्लस bx की पावर n-1 प्लस cx की पावर n-2 प्लस dx की पावर n-3 एंड सो ऑन। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर a b c d और e लिखा हुआ है। ये सभी क्या है? आपके कांस्टेंट, यानी कि a b c d
एंड सो ऑन। ये जो भी लिखे हैं अभी आपके क्या हैं, अचर पद, क्या हैं, अचर हैं। और साथ ही साथ ये सब वास्तविक संख्या हैं, क्या दोस्तों, वास्तविक संख्याएं हैं। और ये जो मैंने x लिखा है, x क्या है यहाँ पर, वेरिएबल, मतलब कि चर है। x क्या है, चर, इसको कहते हैं इंग्लिश में वेरिएबल। ओके, और जो n लिखा है हमने, n, n-1, n-2, ये सब क्या है, आपकी घात है। x क्या है, घात है। इसको आप डिग्री भी कह सकते हैं, पावर भी कह सकते हैं। और n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0, 1, 2, 3, ऐसे ही हम कोई रखते जाएंगे और उसी हिसाब से हम बहुपद का नामकरण भी करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, मैं अगर n का वैल्यू क्या ले लूँ, 0 ले लूँ, क्या ले लूँ, यहाँ पर हमें n की जगह क्या रखना है, 0 रखना है। तो देखिए px को मैं क्या ले सकता हूँ, px इक्वल टू a x की पावर, अब n की जगह क्या रखना है, 0 प्लस, अब यहाँ पर तो नहीं रख सकते हैं, b x की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी एक्स की पावर 0 -1 एंड सोन आप रखते जाएंगे। तो देखिए पी एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, ए एक्स की पावर 0 का क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो उसको हम 1 लिख लेंगे प्लस। अब ये वाले टर्म हम निगलेक्ट कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए पावर माइनस में आ जाएगी। तो हमारा ये पी एक्स हमारा जो व्यंजक है वो हमें क्या मिला, सिर्फ ए। इस बहुपद में देखिए एक्स का टर्म ही नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो आप लिख सकते हैं एक्स की पावर 0। एक्स की पावर 0 क्या होता है भैया, आपका 1 होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, शून्य घात बहुपद। क्या बोल सकते हैं इसको, शून्य घात बहुपद। ओके ठीक है। अब अगर इसी सीरीज में हम n की वैल्यू कितनी ले लें, 1 ले लें, n की वैल्यू क्या ले लें, 1 ले लेंगे। तो देखिए आपका px क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर n की जगह 1 रखिए, a x की पावर कितना आएगा 1 प्लस b x की पावर कितना आएगा 1 -1, n की जगह मैंने क्या रखा है 1 रखा, तो 1 -1 हुआ, तो px इज इक्वल टू कितना होगा, a x x की पावर मतलब x प्लस x की पावर 1 में से 1 गया 0, यानी कि b x की पावर कितना हो गया 0, और समथिंग किसी की भी पावर 0 हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। तो px इज इक्वल टू कितना हो गया, ax प्लस b। अब यहाँ पर देखिए इस चर में, इस व्यंजक में बहुपद की अधिकतम घात कितनी है, 1 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। इसका मतलब ये है कि अगर आप इस बहुपद को एक ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, तो आपको एक सीधी रेखा मिलेगी। चलिए और देखते हैं। अब यदि आप n बराबर 2, मतलब n की वैल्यू 2 रख के देखें, तो आपको p क्या मिलेगा, px इज इक्वल टू a x की पावर 2 प्लस b x की पावर 2 -1 प्लस c x की पावर 2 -2। अब इसके बाद आगे हम छोड़ देंगे क्योंकि पावर क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, अब देखिए x की पावर 2 में से 1 कितना बचा 1 प्लस सी एक्स 2 में से 2 गया कितना बचा 0। तो पी एक्स बराबर क्या हो गया आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स पावर में 1 लिखा नहीं आता प्लस सी एक्स की पावर 0 मतलब 1, और उसे भी हम मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इस बहुपद में x की अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। क्या बोलेंगे इसको, द्विघात बहुपद बोलेंगे। इसी तरह से आप जब n का वैल्यू 3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद मिलेगा। और जब आप n का वैल्यू 4 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, चतुर्थ घात, चतुर्थ घात बहुपद। मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ए एक्स की प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और इसमें अगर आप n की वैल्यू रखेंगे तो चतुर्घात आपको क्या मिलेगा, ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। आप ये देख रहे हैं कि जो भी आपके घात के आधार पर बहुपदों का आप नामकरण कर रहे हैं, उसमें जो चर की घात है वो घटते क्रम में, देखिए यहाँ पर x की घात अधिकतम 2, यहाँ पर 1, और यहाँ पर कितनी हो गई, 0 हो गई। उसी हिसाब से यहाँ भी देखते हैं x की मैक्सिमम पावर 3, मैक्सिमम पावर 2, फिर 1, और यहाँ पर 0 हो गई। यानी कि जो बहुपद होते हैं किसी चर में, उनकी घात क्या होती है, या तो घटते क्रम में होगी। अच्छा आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, c पहले कर लें, bx बाद में, फिर x स्क्वायर बाद में। अर्थात किसी भी बहुपद में जो घातें होती हैं वो या तो बढ़ते क्रम में होंगी या तो घटते क्रम में होंगी। आई होप आपको बहुपद का जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया है छोटा सा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा आपको समझ में आ गया है तो इसके आगे आने वाला जो टॉपिक है हमारा, जिसे बहुपद के शून्यकों को ज्यामितीय अर्थ में पढ़ना है, वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। अच्छा, शून्य क्या होता है, शून्यक वो होता है कि अगर हम x की कोई वैल्यू रख दें तो उस परिस्थिति में ये बहुपद क्या बन जाए, शून्य बन जाए, तो उसे ही क्या बोलते हैं, शून्यक। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल भी लेके बता रहा हूँ कि आखिर बहुपद का शून्य किसे कहते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने एक बहुपद ले लिया, px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब हमें पता करना है कि आखिर इसका शून्य कौन है। चलिए हम x की जगह एक बार 0 रख के देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 माइनस ये भी 0 हो जाएगा -4। तो ये दोस्तों क्या मिला आपका, -4, यानी कि ये बहुपद का शून्यक नहीं है। चलिए p का वैल्यू, हम x का वैल्यू 1 रख के देख लेते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1 रख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर -3 × 1 -4,
4 ये कितना हो गया 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 माइनस 4, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर भी हमें शून्य नहीं मिला, इसका मतलब ये भी हमारा क्या है बहुपद का शून्यक नहीं मिला है। नहीं है तो p की वैल्यू 2 रख के देख लेते हैं, सॉरी x की वैल्यू 2 रख के देख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2 का वैल्यू x की जगह 2 का रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 माइनस 4, कितना हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 माइनस 4। तो यहाँ भी हमें कितना मिलता है, देखिए ये 4 प्लस 4 से माइनस 4 कैंसिल, बचेगा यहाँ पे माइनस 6। देखिए यहाँ अभी फिर भी हमें 0 नहीं मिला, इसलिए हम क्या बोलेंगे 2 भी इसका बहुपद का शून्यक नहीं है। p का वैल्यू चलिए 3 रख के देख लेते हैं। तो 3 रखने पर क्या मिला, यहाँ पे देखिए मैं डायरेक्ट रख के देख रहा हूँ। 3 3 हो जाएगा 9 माइनस 3 2 जा 6 और माइनस 4। अभी भी हमारा 0 नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ से आएगा 5 और 5 में से सॉरी 3 और 3 कितना आएगा -1। अभी भी हमें शून्य नहीं मिला है। चलिए p x का वैल्यू 4 रख के देख लेते हैं। तो 4 4 हो जाएगा 16 माइनस 4 3 12 माइनस 4। अब देखिए ये 16 माइनस ये तीन साइन वाले जुड़ जाएंगे, यानी कि 12 4 कितना हो गया 16, 16 में से 16 गया 0। अब देखिए जब मैंने x का वैल्यू क्या रखा 4 रखा तो देखिए हमारा आंसर कितना आ गया 0 आ गया। जब किसी बहुपद में चर को कोई मान रखने पर, जैसे हमने 4 रख लिया और बहुपद का मान कितना हो गया 0 होगा, तब हम क्या बोलेंगे 4 जो है वो इस बहुपद का क्या है शून्यक है। बाकी ना तो 0 है, ना तो 1 है, ना तो 2 है, ना ही तो 3 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें 0 नहीं मिल रहा था। जब भी कोई वैल्यू डालने पर व्यंजक शून्य हो जाए तो हम क्या कहते हैं, वो जो वैल्यू आपने डाली है वो संख्या वो क्या ही उस बहुपद की शून्य हो गया, तो उस बहुपद का रूट होगा। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ समझते हैं। आखिर इसको हम ग्राफ पर कैसे प्लॉट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने एक बहुपद ले लिया y = 2x + 3। अच्छा आपको लग रहा होगा कि हमने यहाँ पे y क्यों ले लिया, आप इसे px भी कह सकते हैं, लेकिन जो x जब आपको ग्राफ प्लॉट करना होता है तो देखिए वहाँ पर एक y एक्सिस होता है और एक एक्सिस होता है, तो आप px को y भी कह सकते हैं। चलिए देखते हैं आखिर इसको कैसे ड्रॉ करते हैं। देखिए ये हमने क्या लिया y = 2x + 3, ये आपका एक बहुपद है और इसकी अधिकतम घात कितनी है, देखिए 1, यानी कि ये क्या है एक रैखिक बहुपद है। क्या है आपका रैखिक बहुपद है। आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है अभी कि रैखिक बहुपद इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी अधिकतम घात 1 है और जब इसको आप ग्राफ पर प्लॉट करेंगे तो आपको एक सीधी रेखा मिलेगी। चलिए आइए देखते हैं। ये लिया हमने ये बहुपद, मतलब x का वेरिएबल लिया और y का वेरिएबल लिया। देखते हैं जब हम यहाँ पर x को क्या रखते हैं -2, देखिए x क्या रखा -2, देखिए -2 और +2 मल्टीप्लाई करके -4 + 3 कितना हुआ, y का वैल्यू कितना मिलेगा -1। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये आपका व्यंजक लिखा हुआ है ये वाला, और ये लिखिए x की वैल्यू। जैसे अभी मैंने आपको शून्य निकालना बताया था, x का हम जो वैल्यू डालते जाते हैं उससे हमारा px का वैल्यू जो आता है वही हमारा क्या होता है y का वैल्यू कह सकते हैं रूट होता है। तो देखिए x को जब मैंने -2 डाला, क्या डाला यहाँ पे -2 लिखा, तो y का वैल्यू कितना मिला हमारा -1। सिमिलरली x की जगह जब हमने +2 रखा, देखिए x की क्या रखा हमने +2, तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू हमारा कितना आएगा 7। अरे भाई 2 2 जा 4 और 4 3 कितना हो गया 7। अब इसको अगर हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है तो आखिर कैसे करेंगे। देखिए आपको ये कार्तीय तल समझ में आ रहा होगा, ये होता है x एक्सिस और ये होता है y एक्सिस, ये पॉजिटिव होते हैं दोनों और इधर क्या होते हैं नेगेटिव होते हैं। देखिए जब मैंने x का वैल्यू -2 डाला था तो y कितना आया था -1, यानी कि आपका पॉइंट कितना होगा -2, -1। अब इसमें देखिए x पे कितना चलेगा -2, देखिए ये रहा आपका x पे -2 और y पे कितना हो गया -1 और y पे ये -1 ये वाला, यानी कि आपका ये पॉइंट क्या हो गया -2, -1 हो गया। इसी वे में जब आपने x का वैल्यू 2 पुट किया था, क्या पुट किया था 2 पुट किया था, तो आपको y कितना मिला था 7 मिला। अब देखिए x पॉजिटिव है भाई, यहाँ पे 2 क्या हो गया 7 हो गया, तो x देखिए पॉजिटिव है ये वाला, इस पे चलेंगे तो x से पॉजिटिव हो गया, y कितना चला 7, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यानी कि ये, अरे भाई आपको ये ड्रॉ करना आता है ना, तो इसमें क्या लिखिए यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या हो गया 2 7 हो गया। ठीक है, तो देखिए अगर आप इन दोनों पॉइंट को मैच करेंगे तो देखिए आपको एक सीधी रेखा मिल रही है और इस रेखा ने एक पॉइंट को यहाँ पर प्रतिच्छेदित किया है, जिसे 0, 3 भी कह सकते हैं। अब आप देख सकते हैं अगर आप यहाँ पर x का वैल्यू क्या डालेंगे 0 डालेंगे तो आपको y का वैल्यू कितना मिलेगा 3 मिलेगा। देखिए x को 0 डालेंगे तो y कितना मिलेगा 3 मिलेगा। उसी हिसाब से देखिए यहाँ पर इसने कट किया, ये कितना है -3, 2, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आप y को 0 डालेंगे। देखिए y 0 है ना, y को 0 डालेंगे तो x का वैल्यू कितना मिलेगा -3/2। कैसे मिलेगा ये मैं आपको सॉल्व करके, देखिए जब x का वैल्यू मैंने क्या रखा 0 रखा तो y कितना मिलेगा, यहाँ से देखिए x का वैल्यू 0 रखी तो y कितना मिला 3। जब x को मैंने क्या रखा 1 रखा तो y कितना मिलेगा आपको, देखिए 2 1 2 और 3 कितना हो गया 5 हो गया। जब x का वैल्यू कितना रखा 2 रख लिया तो y कितना मिलेगा, देखिए 2 2 4 और 4 3 कितना हो गया 7 हो गया। चलिए कुछ नेगेटिव वैल्यू भी ले लेते हैं। जब हमने x को क्या रखा -1, क्या रखा -1, तो y कितना मिलेगा मुझे, देखिए x के -1 रखिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा +1 मिलेगा। क्या मिलेगा +1, अरे भाई 2 1 2 -2 हो जाएगा, -2 + 3 3 हो जाएगा। जब x का वैल्यू मैंने क्या लिया -2, तब y मुझे कितना मिलेगा, तब y आएगा आपका, देखिए 2 2 4 और -4 +1, यानी कि ये कितना मिलेगा -1, ये कितना आएगा -1। आइए अब इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ से आपका पॉइंट क्या निकला 0, 3, यहाँ से आपका पॉइंट क्या निकला 1, 5,
यहाँ से पॉइंट क्या निकला 2,7 एंड सिमिलरली -1,1 यहाँ से क्या निकलेगा -2,-1। चलिए ड्रॉ करते हैं इसको एक ग्राफ पर। देखिए जब x का वैल्यू 0 था, मतलब x हमारा 0 था, तो y पर कितना गया 3 गया। y पर कितना गया था 1 2 3, मतलब ये हमारा कौन सा पॉइंट है 0,3। अरे भाई एक्सिस पर x 0 होता है। चलिए ठीक है, जब पॉइंट ये था 1,5, x 1 पे गया है, y कहाँ पर गया है 5 पर, तो 5 ये 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ कहीं ना कहीं ये वाला पॉइंट होगा। 2,7 x 2 पे चला है 1 2, तो y कहाँ पहुँच गया 7 पे, ये था 5 6 7, मतलब पॉइंट हमारा कहाँ होगा लगभग यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली, हाँ आई थिंक यहाँ पर होगा। हाँ ठीक है, चलिए जब हमने x को -1 लिया था, मतलब अब -1 इधर को बढ़ेंगे, तो ये x हमने जब क्या लिया था -1, तो y कितना है था +1, मतलब फिर ऊपर चढ़ा गया, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका पॉइंट आ रहा होगा। उसके बाद देखिए जब हमने x को -2 लिया, मतलब कि -1 -2, तो y कितना आ गया -1, मतलब कि वो कहीं ना कहीं नीचे आ रहा होगा, ये -1 है आपका। अरे भाई y का वैल्यू कितना आया है -1, तो ये वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर कहीं। देखिए अब अगर हम इन पॉइंट्स को ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो आप देख रहे हैं एक सीधी रेखा मिली है। क्या मिली है? एक सीधी रेखा। इसलिए हम क्या बोलते हैं, जब घात 1 होती है तो कहते हैं उसे क्या है, रैखिक बहुपद है। आई होप आपको ये ग्राफ प्लॉट करना बहुत ही अच्छे से आ गया होगा। उसी तरह से देखिए एक और एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें आपका फंक्शन क्या लिया गया, मतलब व्यंजक क्या लिया गया, x² - 3x - 4। अब देखिए यहाँ पे x की घात कितनी है, 2 है। क्या है? 2 है, तो यानी कि क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद। हमने अब द्विघात बहुपद को रेखीय ग्राफ पर प्लॉट करना, देखा आखिर कैसा होता है। देखिए ये हमने x की वैल्यू ले ली, और यहाँ पर ये क्या है, x² - 3x - 4, यानी कि वो व्यंजक ले लिया, और व्यंजक क्या है वो असल में y के बराबर है। खास इसका मतलब है वो y की वैल्यू है। देखिए जब x की वैल्यू मैंने -2 डाली, तो इस व्यंजक में y का वैल्यू कितना आएगा 6। इन द सेम सेंस अगर आप -1 डालेंगे तो आपको y कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। x का वैल्यू 0 डालिए तो आपको y का वैल्यू 4 मिलेगा। तो ये आपके कुछ ढेर सारे पॉइंट मिलके आ जाएंगे। आइए अब देखते हैं आखिर हम ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करेंगे। देखिए ये आपका कार्तीय तल है, इसमें जब मैंने x का वैल्यू -2 डाला तो y कितना है 6। देखिए x का वैल्यू -2 -1 -2, तो y कितना मिला +6। तो +6 क्या होता है ऊपर का ये, अरे भाई पहला x का होता है दूसरा y वाला होता है, तो देखिए ये यहाँ पहुँच गया ना। उसके बाद में जब मैंने x को क्या डाला -1, तो y कितना मिला 0, यानी कि x -1 गया तो y ऊपर, मतलब 0 हो गया ना, ऊपर गया ही नहीं, तो ये क्या हो गया -1, 0। इन द सेम सेंस जब x को मैंने 0 लिया तो y कितना आ गया -4, मतलब x मैंने 0 लिया तो y कहाँ पहुँच गया -4 मतलब कि नीचे। देखिए x को 0 लेने पर y कितना मिला मुझे -4। x का वैल्यू जब मैंने 1 लिया तो y कितना मिला -6। x का वैल्यू मैंने क्या लिया 1 लिया तो y कितना मिला -6। देखो 1 2 3 4 5 6, ये क्या गया -1, 6। इसी हिसाब से आपके जितने भी पॉइंट सारे दे रखे हैं वो एक ड्रॉ करेंगे। इससे आप एक चीज़ दे सकते हैं कि इस ग्राफ ने, ये जो हमने कर्व खींचा है, ये वृत्त x अक्ष को 2 जगह काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है और एक यहाँ पर काट रहा है। और अगर आपने ध्यान दिया होगा जब हमने रैखिक बहुपद को ड्रॉ किया था तो उसने x अक्ष को कितनी जगह पर काटा था, सिर्फ एक जगह पर काटा था। तो इससे हमें एक चीज़ ये पता चलती है कि रैखिक बहुपद x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है, जबकि द्विघात बहुपद x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काटता है। देखिए एक ये बिंदु पर काटा है और एक इस बिंदु पर काटा है। ठीक है, तो चलिए हाँ, जो इस टाइप की शेप होते हैं जैसे यू का टाइप के, जैसे ये वाला और ये वाला है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, परवलय बना हुआ है। क्या है, एक परवलय के फॉर्म में बना हुआ है। आइए ग्राफ से संबंधित कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। स्थिति 1, या तो ग्राफ ऐसे प्लॉट हो रहा होगा या तो ग्राफ ऐसे प्लॉट हो रहा होगा। तो इस स्थिति में जो आपका द्विघात बहुपद यानी कि x² + bx + c होगा, उसके कितने शून्यक होंगे, 2 शून्यक होंगे। क्यों? क्योंकि भैया x अक्ष को इसने कितनी जगह पर काटा है, 2 जगह, एक यहाँ पे काटा है एक यहाँ पर काटा है। इसमें भी देख सकते हैं यहाँ पे काटा है और एक यहाँ पर काटा है। स्थिति 2 देखते हैं। यहाँ ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर अर्थात 2 संपाती बिंदुओं पर काटता है, इसलिए इस स्थिति में 2 बिंदु a और a' यहाँ पर संपाती, मतलब a और दोनों ही पॉइंट कहाँ होंगे, यहीं पर होंगे, a और a' दोनों यहीं पर होंगे, हो जाते हैं। तो इस स्थिति में क्या होते हैं, केवल एक शून्यक होता है। अरे भैया काटी कहाँ रहा है, वो एक ही पॉइंट पर कट गया, तो यहाँ पर क्या होगा, एक ही शून्यक होगा। ठीक है, आपको ये भी लग सकता है कि आखिर जब x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है तो उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, रैखिक बहुपद क्या होता है, सीधा होता है, सीधा। इसलिए ये वाला जो कर्व होता है इस टाइप को उसको क्या बोलते हैं, पैराबोला। और ये द्विघात बहुपद को भी डिनोट करता है। तो x अक्ष को एक जगह काट रहे हैं, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, x अक्ष का सॉरी इस बहुपद का शून्य कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर आप एक चीज़ और नोटिस कर सकते हैं, चूंकि हम बहुपद क्या ले रहे हैं, द्विघात बहुपद, इसलिए जो दोनों बहुपद आएंगे वो समान भी होंगे। क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 पर फंक्शन 0 हो जा रहा है तो मतलब 2,2 दोनों ही क्या होंगे, हमारे बहुपद के शून्यक होंगे। अब इस स्थिति में हम देखते हैं कि जो ग्राफ बनना है किसी बहुपद के लिए, द्विघात बहुपद के लिए, उसने x को किसी भी बिंदु पर नहीं काटा। देखिए ऊपर से ऊपर रह गया, नीचे रह गया, यानी कि इस स्थिति में बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा। उसी हिसाब से आप त्रिघात बहुपद के बारे में समझ सकते हैं। देखिए जहाँ पे ये ग्राफ एक हमने प्लॉट किया है, इस ग्राफ ने x को कितनी जगह कट किया है, एक जगह, दूसरी जगह और तीसरी जगह। तो यानी कि x के वो बहुपद के कितने शून्यक होंगे, 3 शून्यक होंगे। ठीक है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जहाँ जहाँ को y वाला टर्म 0 मिल जाए, आप समझ जाइए कि वही बिंदु क्या होगा, उसी के आधार पर बहुपद का नाम दे देंगे, मतलब वही शून्यक होगा आपका। ये है शून्यक, ये है शून्यक, मतलब -2 पे y 0 हो रहा है, 2 पे 0 हो रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, शून्यक होगा। ठीक है,
आइए अब एक एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। ग्राफ के आधार पर क्या है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफों को देखिए। प्रत्येक आकृति y = px, जहाँ px एक बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों में प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, पहला ग्राफ बना हुआ है, इसमें देखिए ये आपका कर्व बनना है और इसने x अक्ष को कहाँ काटा हुआ है, सिर्फ एक बिंदु पर। इसलिए इस स्थिति में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, एक। क्यों? क्योंकि इसने x अक्ष को कितने बिंदु पर काटा, सिर्फ एक बिंदु पर। इसमें देखते हैं इस ग्राफ ने 2 बिंदु पर काटा, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2। यहाँ पर 1, 2, 3 बिंदु पर काटा, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पर x अक्ष को कितने बिंदु पर काटा, सिर्फ एक बिंदु पर, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। यहाँ पर कितने बिंदु पर काट रहा है, एक ही बिंदु पर तो टच किया, हाँ, लेकिन ये रैखिक समीकरण ही होगा, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, शून्य की संख्या 1 होगी। कितनी होगी भाई, 1 होगी। इस स्थिति में देखते हैं x अक्ष को कितनी पर काटा गया है, एक जगह पर, दूसरी, तीसरी और चौथी, मतलब 4 जगह पर काटा, यानी कि ये शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। और इसके आधार पर आप ये भी कह सकते हैं ये रैखिक बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, ये त्रिघात बहुपद है, ये भी रैखिक बहुपद का ग्राफ है, ये भी द्विघात बहुपद का ग्राफ है, और ये चतुर्थघात बहुपद का ग्राफ है। तो आप ग्राफ देखकर भी क्या बहुपद का नाम बता सकते हैं। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये एग्जाम्पल 1 की तरह है। किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक हिस्से में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्य क्या होता है मैंने आपको पहले ही समझा दिया। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला ग्राफ बना हुआ है। तो देखिए ये एक ग्राफ है, ये आपका कार्तीय तल है, और ये क्या है, ग्राफ है। इस ग्राफ ने या फिर इस कर्व ने x अक्ष को किसी भी बिंदु पर नहीं काटा है, अर्थात इस ग्राफ के लिए या फिर इस व्यंजक के लिए शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। कहीं पर नहीं काटा भैया, 0 हो गया। अब इस ग्राफ में देखिए x अक्ष को कहाँ पर काटा, एक बिंदु पर काटा है ना, यानी कि इस स्थिति में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। उसी तरह से इसने कितने x अक्ष को, y को नहीं देखना है हमें, किस में देखना है, x को किन जगह पर काटा है। क्यों? क्योंकि व्यंजक क्या है, x के फॉर्म में है ना, x के फॉर्म में है, आप देख सकते हैं। तो x अक्ष पर देखेंगे कितनी जगह पर काट रहे हैं, यहाँ पर एक जगह काटा, दूसरी जगह पर काटा, तीसरी जगह पर काटा। तो यानी कि इस स्थिति में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। यहाँ पर 1, 2 होगी, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर शून्यकों की संख्या 4 होगी। यहाँ पर 1, 2, 3, यहाँ पर कितनी होगी, यहाँ पर 3 होगी, क्योंकि 1, 2, 3 जगह पर तीन बिंदुओं में, मतलब कि x अक्ष को ये कर्व 3 बिंदुओं पर काट रहा है, यानी कि यहाँ पर शून्यकों की संख्या टोटल कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। एक चीज़ आप और यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर ये px ना कहकर py कहता, py, तो हम क्या देखते हैं कि इस कर्व ने y अक्ष को कितनी जगह पर काटा है। तो उस स्थिति में देखिए यहाँ पर y अक्ष को, यानी कि ये क्या होता, इसका 0 के 1 होता, इस स्थिति में 0 के 1 होता, इस स्थिति में 0 के 1 होता, और इस स्थिति में इसमें तो 0, हाँ देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये कहीं ना कहीं काटेगा, इसमें भी 0 के 1 होता। तो ध्यान दीजिएगा, जब जिस वेरिएबल में होता है, वेरिएबल में आपका कोई व्यंजक दिया होता है, उस अक्ष पर देखते हैं कि आखिर वो कर्व कितनी जगह पर काट रहा है। जितनी जगह पर काटेगा उतने ही शून्यकों की संख्या होगी। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये पूरा लेक्चर बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए और एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।